बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मुझे हमजा भट्टी कहते हैं। नादिन, बदनामे ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अपनी खुफिया दस्तावेज़ाना संभाल ना सकी। पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से नए इंकशाफात भी सामने आ गए। दस्तावेजात के मुताबिक पहलगाम वाकया रूनमा करके भारतीय एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने और आज़ाद कश्मीर में फौजी कार्रवाई का मंसूबा बनाया था। खुफिया एजेंसी खुफिया दस्तावेज खुफिया न रख सकी। साजिश में पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर हमले, बलोच अस्करियत पसंदों से राबते और सिंतास माहदे की मनसूखी का अमल शामिल किया गया था। दुनिया भर में दहशत गर्दी और टारगेट किलिंग के लिए रॉ का पाकिस्तान के खिलाफ घिनौना मंसूबा बेनकाब हो गया। मंसूबा EX 322 की दस्तावेजात लीक होने से दुनिया भर में भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब हो गया। रॉ की खुफिया दस्तावेज पर क्लासिफाइड और टॉप सीक्रेट की मोहर भी साबित हुई। खुफिया दस्तावेज में वाज़ेह है कि कश्मीर में एक जाली हमले की तैयारी की गई थी। दस्तावेजात में यह बात भी सामने आई कि अमरीकी नायब सदर का दौरा भारत जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदी से मुतालिक कशीदगी के तनाजुर में भारत की फौजी कार्रवाइयों को जायज और काबिल कबूल साबित करने की मजमून मनसूबाबंदी की गई थी, जिसमें आम शहरियों और फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया गया और इस पर अमल किया गया। इस तरह हमले का इल्जाम पाकिस्तान के हमायत याफ्ता ग्रोह पर डालने का मंसूबा था। जाली गोलियों के खोल, फोन कॉल्स और उर्दू जबान के मवाद को जाए वकुआ पर छोड़ा गया ताकि इस हमले को पाकिस्तानी सरजमीन से छोड़ा जा सके। रॉ की खुफिया दस्तावेज में यह इंकिशाफ भी हुआ कि भारत ने सिंतास माहदे को मनसूख करने की तैयारी की थी ताकि पाकिस्तान को फौजी लिहाज से मशरकी सरहद पर उलझाया जा सके। बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद ग्रोह BLA और BNA के साथ राबित कायम करके सुई गैस तंसीबात और फौजी काफिलों को निशाना बनाने की हिकमत अमली भी बनाई गई थी। इस पे बात करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान के इनर पॉलिटिक्स के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के हवाले से, उस पर भी पाकिस्तान हर किस्म की तैयारी जो है वो उस पर बैठा है और इजहार किया जा रहा है इत्मीनान का और अज़्म का अयादा किया जा रहा है। और इसके साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई फसादात पे मुलव्वस 20 अफराद को जुर्म का एतराफ करने पर सजा सुना दी है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुलजिमान ने बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में रेलवे स्टेशन पर हमला किया था। इस पे बात करेंगे और इसके साथ साथ महंगाई की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। पेट्रोल में कमी आई और इस पे मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ जो हैं उनकी जानिब से बयान सामने आया कि ये पेट्रोल में कमी जो है ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इसको ज़ेरे बहस लाएंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से माजिद अली भट्ट साहब, एडवोकेट हैं। उन्होंने भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जमशेद इकबाल चीमा साहब, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। भट्ट साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं भारतीय खुफिया एजेंसी अपनी दस्तावेजात जो है उसको नहीं संभाल सका है और उसका भारत का मकरूह चेहरा जो है वो पूरी दुनिया में बेनकाब हो रहा है। और इसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है उनके अल्फाज, उनकी स्टेटमेंट्स और उनके किरदार को अहमियत का हामिल समझा। जी हमजा साहब, जब से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपने ही सिटीजन्स को मरवा कर, जो कि मोदी की गंदी सियासत का एक वतीरा है, और उसके बाद वो इल्ज़ाम पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों पर लगाता है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की कारकर्दगी से वो इतना खौफजदा है। जब से ये उनकी खुफिया अपनी दस्तावेजात लीक हुई हैं तब से उनके हाथ थरथली मची हुई है। वो 12-14 दिन हो गए हैं, ये राग लाप रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करेंगे। तो कोरोना जंग किसने रोका हुआ है? पूरा आपका मीडिया एक झूठ पर मबनी खबरें दे रहा है कि पाकिस्तान डर गया। और भाई पाकिस्तान नहीं डरा,
पाकिस्तान के शेर जवान मैदान में हैं, तुम्हारी तरफ एक एक पल की खबरें तुम्हें पहुंच रही हैं और तुम डरे हुए हो, तुम घुसे हुए उस बिल में जिसमें तुम्हें धमकियां दे के घुसने की आदत है। लाओ ना अपने रफेल, वो आए थे तुम्हारे रफेल, वो क्यों जाम हो गए? वो जो तुम्हारा स्टॉक जहाज था जो राफेल को कंट्रोल कर रहा था, वो कैसे जाम हुआ? बताओ ना अपनी कौम को, तुम क्या हमें बताते हो? अभिनंदन आया था, उसका हाल देखा? हमारे तो सिविलियन ने उसे मार मार के बकरी का बच्चा बना दिया था। तुम बात करते हो हमारे फौजी जवानों की, एक दफा तुम हमारे तरफ आओ तो सी, हम अमन पसंद कौम है, इस्लाम सलम से निकला है। हम सलामती चाहते हैं, हम इलाके में अमन चाहते हैं, हम पुरवकार जिंदगी के साथ एक अमन पसंद मसाया के तौर पर तुम्हें लेते हैं। लेकिन याद रखना, अगर मोदी तुमने हमारी तरफ मैली आंख से भी देखा तो पाकिस्तान के शेर जवान, पाकिस्तान के शेर बहादुर फौजी, एक एक बच्चा कौम का उनके साथ खड़ा है और तुम्हारी आंखों से आंखें निकाल लेंगे। और जो तुम धमकियां दे रहे हो, कोरोना धमकी, कोरोना जो तुम धमकी को अमली जमा पहनाने की कोशिश न करो। तुम्हें पता है पाकिस्तान की आर्मी की ताकत का, तुम्हें पता है पाकिस्तान की फिजाइया की ताकत का, तुम जानते हो हमारी नेवी की बहादुर जवानों को। हम तुम्हें फजा से भी आग देंगे, तुम्हें कब्र तो नसीब होती नहीं है। हम तुम्हारी चिता को जलाने के लिए जो सामान आग चाहिए वो फजा से भी आएगी, वो पानियों से भी आएगी और वो जमीन की खाक से भी उड़ेगी। और तुम्हारी चिता जो तुम कब्र तो तुम्हें नसीब नहीं होती और चिता का जलाने का सामान हम तुम्हें देंगे। और ये जो तुम लोगों ने मीडिया में अपने बगैरत और नामुराद किस्म के मीडिया एंकर बैठाए हुए हैं, जिनको तुम लोग पाकिस्तानियों को बुलाकर भी उनको म्यूट करके और फिर पाकिस्तान की हर्जा सराई करते हो। कभी किसी पाकिस्तानी ने भी एंकर ने तुम्हारे बुलाए हुए गेस्ट के साथ इस तरह किया है? ये तुम लोगों की सियासत और तुम लोगों की सहावत दोनों पे थू। और तुम लोग जो पाकिस्तान को इतना हल्का ले रहे हो, याद रखो कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम, पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम, ये हमने कोई ऐसे नहीं बनाए हुए, ये हमने अपने दफा के लिए बनाए हुए हैं। और सिंतास माहिदा मनसूख करने की तुम बात करते हो, ये कोई तुम्हारे बाप का राज नहीं है कि तुम सिंतास माहिदा खुद साख्ता तौर पर, एक तरफा तौर पर खत्म कर सको। ये इंटरनेशनल माहिदा है और इसमें इंटरनेशनल ग्रंटर, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड और वर्ल्ड बैंक इसमें शामिल है। हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक में भी जाएगी, इंटरनेशनल लेवल पे भी हम इसको बेनकाब कर रहे हैं। और कितनी जबरदस्त हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि हमने पूरी दुनिया को यह बावर करा दिया है कि मोदी का यह फॉल्स फ्लैग बाहर में इलेक्शन के लिए था। और आज इसी फॉरेन पॉलिसी का नतीजा है कि भारत के अंदर भी मोदी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। भारत के अंदर भी बाज़मीर सहाफी मोदी को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं कि जब भी पुलवामा होता है, जब भी पहलगाम आता है, जब भी कोई इनकी पार्लियामेंट पे हमला होना होता है, तो जब ये बीजेपी की ही गवर्नमेंट में क्यों होता है? ये अपनी गंदी सियासत को चमकाने के लिए जब भी कोई इलेक्शन आते हैं तो इस तरह की बात करते हैं। मैं हमजा साहब आपके प्लेटफॉर्म से मोदी को और उसकी फौज के जर्नैलों को ये बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की कौम का बच्चा बच्चा अपने शहीनों, अपने जवानों के साथ खड़ा है। हमारी माओ की दुआएं इन शहीनों और इन जवानों के साथ है। और वक्त माजिद अली भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है, चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। जमशेद इकबाल चीमा साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। चीमा साहब किस तरह से समझते हैं बदनामे ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है अपनी खुफिया दस्तावेजात नहीं संभाल सकी है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक हो गया है और इसमें तमाम तर जो चीज़ें तय की गई थी, जो एक प्लानिंग थी, वो मंजर आम पर आ गई है। और उसके साथ साथ जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आर्मी चीफ की जानिब से जो स्टेटमेंट्स दी गई, न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से उसको तस्लीम किया गया उस स्टेटमेंट्स को। और इनके शख्सियत के हवाले से भी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से उसको जो है वो एक्ट किया जा रहा है। उस पर क्या कहेंगे? ये मौजूदा सूरत हाल भारत के साथ कशीदगी के मामलात हैं। पाकिस्तान जो है वो दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखना चाहता है, लेकिन भारत की जानिब से हर कुछ सालों बाद इस तरह के इक़दामात किए जाते हैं और मुर्दे इल्ज़ाम पाकिस्तान को ठहराया जाता है। देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहता है,
सो अगर दोस्ताना तल्लुकात रखना चाहता है तो मैं समझता हूँ कि हमारे इस वक्त अगर आपके कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही तो बात वही है जो हमारी आप कह लें कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं वो बात कर रहे हैं, या मीडिया पे आप बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, अभी वाजिद भट्ट साहब बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर वाकई हम अपना दोस्ताना तल्लुकात रखना चाहते हैं तो हमारी बातों में जिम्मेदारी का मुजाहरा होना चाहिए। हमें दुश्मन को, या दुश्मन तो ना कहना नहीं भी नहीं चाहिए, हमें पड़ोसी को या एक दूसरी इंडिपेंडेंट स्टेट, हम भी इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, वो भी इंडिपेंडेंट स्टेट है, सॉवरेन स्टेट है, हमें चीजों को प्रोवोक नहीं करना चाहिए। सो हम लोग लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, और सबसे ज्यादा जो आप कह लें कि दो बड़े मुल्क हैं, 1 करोड़ 40 लाख का एक मुल्क है, 1 अरब 40 करोड़ का एक मुल्क है, 25 करोड़ का दूसरा बड़ा मुल्क है, हम 25 मतलब हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। तो ये दुनिया के किसी भी ये इस तरह की आप कह लें कि बड़ी मार्केट्स जो हैं या बड़ी जो पॉपुलेशन है वो फार ईस्ट में भी है, इंडिया, चाइना और उसके आसपास, और दूसरा इधर क्या नाम है, साउथ ईस्ट एशिया। ये दो ही जगह हैं जहाँ पे आप कह लें कि बड़ी इकोनॉमीज डेवलप हो रही हैं, बड़ी तिजारत के मौके हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है। सो मैं समझता हूँ कि ये जो दुनिया का ग्रोथ इंजन होगा फ्यूचर, वो ये आप कह लें हमारा साउथ ईस्ट एशिया होगा। सो दुनिया का जो ग्रोथ इंजन है, यहाँ हमें इकोनॉमिक ट्रेड को अब क्या नाम है, टूरिज्म को देखना होगा, मजहबी टूरिज्म को देखना होगा। सो जंग अगर मुसल्लत हो जाए तो वो तो लड़नी पड़ती है, लेकिन शौक से ये काम करने वाला नहीं है। ये मतलब तलवारें लेके बॉर्डर तक जंगें महदूद नहीं है। अब जो मॉडर्न वॉरफेयर है ये शहरों में, ये आपके जो इकोनॉमिक सेंटर्स हैं वहाँ पे, जो टेक्नोलॉजी सेंटर होंगे वहाँ पे, जो एजुकेशनल आपका लेके जहाँ कहीं कंसंट्रेशन है वहाँ पे शहरी आबादियों को एक एक बिल्डिंग अरबों रुपए की अब है। नए दौर में पहले कच्चे घर होते थे। तो वो दौर नहीं है। आज बहुत बड़ी कीमत है जो पे करती हैं कौमें, और जैसे इसने पे किया पीछे रह गया। तो मैं समझता हूँ कि हमें यू कैन से कि अपनी तारीफ करना और दुश्मन को चिढ़ाना, प्रवोक करना, वो ठीक नहीं है। हमें थोड़ा ज्यादा जिम्मेदाराना बिहेवियर से आगे चलना चाहिए। और ये तयशुदा बात है कि जब भी खुदा न जब भी अगर मुसल्लत हो जाती है तो फिर तो डरना होता है, मजबूरन उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, फाइट करना आपने भागना नहीं है, पीछे नहीं हटना, ठीक है, फिर आपने परफॉर्म करना है। दूसरी बात इसमें ये है कि इसके साथ ही हमें हमारे अंदर जज्बा जहाद है, हमारे अंदर जोश है, हमारे अंदर हुब्बुल वतनी है, ये सारी हकीकतें हैं। लेकिन साथ ही एक और भी हकीकत है कि हमारा जो आप डिफेंस बजट है 10.6 अरब डॉलर है, और हमारे मुकाबले में जो बजट है उनके पास 84 अरब डॉलर है। तो दुनिया में ये देखा जाता है। मेरा चाइना में बिजनेस है, जाना आना मेरा ज्यादा रहता है। तो चाइना आज जब उसके पास ताकत आई तो सामने आ गया, अमेरिका के सामने आ गया। लेकिन 2005, 2004, 2003, 2011, 2015 वो कहा करते थे कि हम अगले 50 साल भी अमेरिका से लड़ेंगे, हम अगले 25 साल जापान से लड़ेंगे। दे हेट जापान से नफरत करते हैं, साउथ कोरिया से नफरत करते हैं, और अमेरिकन से नफरत करते हैं। आधार करते हैं वो कि हम इनसे नफरत करते हैं, लेकिन हम 25 साल लड़ेंगे, हम 50 साल फलां के साथ नहीं लड़ेंगे, हम 10 साल फलां के साथ नहीं लड़ेंगे। साउथ उनका पार्ट है, ये आप कह लेंगे ताइवान को पार्ट कहते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर वहाँ सर्वाइव कर रहा है। उनके पास 2.5-3 करोड़ का मुल्क 150 करोड़ के मुल्क के सामने खड़ा है, मतलब सर्वाइव कर रहा है। तो उन्होंने आज तक हमला नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा हमें ये जो है ना जी, एक हकीकत समझाना और पढ़े लिखे या मुहज़्ज़ब कौम की तरह बिहेव करना ज्यादा बेहतर है। जंग एक खेल नहीं है, कोई क्रिकेट का मैदान तो नहीं है, छक्के चौके लगाने आपने, 10 ओवर का गेम है, 20 ओवर का गेम है, 6 ओवर का गेम है, ये उस तरह का गेम तो नहीं है। ये तो आप कह लें कि आप इमेजिन करें ना, आप इमेजिन करें यहाँ लाहौर में, लाहौर में आके कुछ 4 मिसाइल गिरते हैं, जब 50 तो रहते बम गिरते हैं, तो क्या वहाँ मतलब आप कह लें कि वो जो नुकसान होगा कितने बिलियंस का होगा, उससे पहले स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगा, उससे पहले इंडस्ट्री में क्या होगा, आपके अगले 10 साल में आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट का क्या बनेगा, यहाँ की टेक्नोलॉजी पर, यहाँ का पढ़े लिखे लोग कहाँ जाएंगे, किधर रहेंगे। तब पिछले साल 16 लाख लोग पाकिस्तान के बाहर गए, 2023 में 16 लाख लोग बाहर गए। पूरी दुनिया में जो सेकंड लार्जेस्ट मुल्क जिसके लोग बाहर गए वो 6 लाख थे। इंडिया, चाइना 6 लाख, 5 लाख, बांग्लादेश 5 लाख, 6 लाख।
हमारे मुकाबले में ज्यादा बाहर जाया करते थे। ये आप कह ले फिलिपाइनी ज्यादा जाते थे, बांग्लादेशी ज्यादा जाते थे, चाइनीज और इंडियन बाहर ज्यादा जाते थे। आज हम ऐसा मुल्क है कि जहाँ से 16 लाख लोग बाहर गए, बाकी किसी मुल्क के 6 लाख से ज्यादा नहीं गए। सो लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारी माइग्रेट कर रही है यहाँ से। सो ऑलरेडी जहाँ ये हाल है वहाँ पे हमें जंग का शौक चढ़ा हुआ है। तो जंग को खेल के तौर पर गुल्ली डंडा नहीं है ये, जिम्मेदाराना कौम के तौर पर। चीमा साहब क्या समझते हैं जो मौजूदा बरसरे इक़्तिदार लोग बैठे हैं, इनके हवाले से जो एक बैनुल अक़वामी सतह पर डिप्लोमेटिकली चीज़ों को बेनकाब करने की कोशिश की जा रही है और मौजूदा हुकूमत उस पर कैसा परफॉर्म कर पा रही है? जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए उस तरह से किया जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ सजेस्ट करना चाहती है या फुलफिल कर रही है वो तमाम तर एक्सपेक्टेशन को मौजूदा हुकूमत? देखें, अगर आप कोई बात करेंगे तो उस बात की अहमियत आप कह लें कि इस मुल्क के वजीर खारजा के मुकाबले में कितनी होगी, या आपकी बात की या मेरी बात की अहमियत इस मुल्क के वजीर आज़म के मुकाबले में कितनी होगी? नहीं होगी ना। अच्छा, वजह क्या कि हमारा इंसाफ की हो सकती है। अच्छा सुने, हमारी बेसिक मैं और बात करना है उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम इलेक्टेड नहीं है। सो आपकी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि इलेक्टेड नहीं है। सो जो बंदा इलेक्टेड ही नहीं है उसकी बात की अहमियत, उसका मतलब ही कोई नहीं है। ये एक एलियंस है, ये अजनबी हैं, यहाँ स्ट्रेंजर हैं। ये स्ट्रेंजर जाके रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेंजर जाके धमकियां दे रहा है, स्ट्रेंजर जाके अमन कायम कर रहा है, स्ट्रेंजर जाके सजेस्ट कर रहा है, स्ट्रेंजर जाके कह रहा है कि आपने आप एथिक्स को देखें, आप इंसानियत को देखें। तो स्ट्रेंजर का ये काम ही नहीं है। जो बंदा वोट चोरी करके है वो जाके इंसानियत की तरफ देगा लोगों को। लिहाजा ये परफॉर्म कर ही नहीं सकते। चलो पहली बात तो ये कि ये लोगों ने अगर इनको वोट नहीं दिया तो उसकी वजह ये थी कि ये नालायक थे उन्होंने। और ये भी नहीं कि पहली बार था, उनको लोग जानते नहीं थे। लोगों ने जानने के बाद 3-4 टर्म में जानने के बाद जब ये लोग जरदारी से ज्यादा कॉम्पिटेंट थे, ये जरदारी से थोड़े बेहतर थे, तो उस वक्त इनको वोट मिलते थे। जब ये इमरान खान के मुकाबले में आए तो फारिग हो गए। अच्छा, जो फारिग हो गए तो बेसिकली उन्होंने अवाम ने डिसाइड किया, ये अवाम की जजमेंट ये थी कि इमरान खान जो है वो ज्यादा कैलिबर का आदमी है एज कम्पेयर टू नून लीग या पीपल्स पार्टी। तो लिहाजा इनकम्पिटेंसी तो अवाम ने उस पर मोहर लगा दी। इनकम्पिटेंट होना एक छोटी सी बात है, उससे ज्यादा बात ये थी कि लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अब वो लेजिटिमेट ही नहीं है। जो लेजिटिमेट नहीं है, लेजिटिमेट ना होता वो बंदा। अब इस दुनिया में 193 मुल्क हैं। अब मुझे बताएं कि 193 मुल्कों में किस मुल्क के लोगों को नहीं पता कि ये लेजिटिमेट नहीं है? किस मुल्क के लोगों को नहीं पता कि ये 45 वाले नहीं है, 47 वाले हैं? ये लाखों वोटों से हारे हुए हैं। हर बंदा 80,000 90,000 वोट से हारा हुआ है। ये जाके बैठ के कुटाई कोट लगा के, या आप कह लें कि बंदा आप जाके शुरू हो जाए। आज फजल हसन चौहान साहब को मैं देख रहा था, मतलब इस तरह के स्टंट करने की जरूरत कोई नहीं है। मैं समझता हूँ ये स्टंट कर रहे हैं, सिंपल ये स्टंट कर रहे हैं। और दूसरी बात एक इसमें बड़ी खतरनाक बात इशू जो है, ठीक है, पहले बात हो रही थी कि मोदी के इलेक्शन की बात हो रही थी। तो एक तरफ इलेक्शन जो है ये बड़ी खतरनाक बात होती है कि अंदर कोई ना कोई स्टंट करना था किसी को। ये इंडिया की साइड से देखें, हमारे यहाँ ये है कि ये अनपॉपुलर लोग हैं। अनपॉपुलर लोग समझते हैं। देखें, इस मुल्क में 65 की जंग शुरू हुई है, वो अयूब खान ने शुरू की, वो तारीख में नाम लिखवाना, वो आज तक हम भुगत रहे हैं। या खान ने जो जंग शुरू की वो आप कह लें हमारा मुल्क टूट गया। इसने जंग शुरू की मुशर्रफ ने, वो अब कारगिल खुआ बैठा। इसने इजाजुल्लाह क्या नाम है, जवाहर ने क्या किया। तो ये डिक्टेटरों का काम है। जंग करना डिक्टेटरों का काम है, उन्हें आपको पॉपुलर करना, रेलिवेंट करना। एक आप पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट का या जमहूरी गवर्नमेंट का क्या काम है कि वो जंग जैसे खेल खेलने की कोशिश करें। ये जंग को आप कह लें कि उसको एक बात बना के अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश करें। ये तरीका नहीं है। तो ये हो नहीं सकता कि एक जिस कौम ने मोहर लगा दी कि इनकम्पिटेंट हैं, ये लेजिटिमेट नहीं है, हमने इनको रिजेक्ट किया है, ये हम इनको ईमानदार नहीं समझते, हमारे हिसाब से प्रूवन करप्ट हैं। लिहाजा वो करने के बाद, ये सारा कुछ साबित होने के बाद वो लोग चले जाएं, उसके जंग लड़ने जा रहे हैं। लिहाजा कौम पीछे खड़ी क्यों? कौम को कैसे कौम पीछे खड़ी हो? कौम को तो डाउट है कि देखिए, अगर आपकी बात पे डाउट है, अगर आप झूठ बोलते हैं तो कौम को मतलब ये जो आप इन्फॉर्मेशन इस पर दे रहे हैं क्या वो ठीक, जंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो ठीक है क्या? सो दूसरी बात ये है कि इसकी इम्प्लीकेशन है। सबसे बड़ी इम्प्लीकेशन आपकी ये पानी की है। सबसे बड़ी इम्प्लीकेशन आपकी पानी की है।
दूसरा ये कि आपके सामने जो लोग बंदा खड़ा है उसका आपसे तकरीबन 8 गुना ज्यादा बजट है। तीसरा ये कि कभी भी जंग जो है महंगा शुरू है। अब जहाँ तरक्की है तो नॉर्थ कोरिया जंग लड़े, वो जंग लड़े जाके आपके आले के आपका ये वाला बर्मा वाले म्यांमार जंग लड़े जाके। इंडिया क्यों आपसे डरता है जंग लड़ते हुए? कि आज उनके सेंटर डेवलप हुए हैं, उनके पास इस वक्त आईटी है, उनके घर बड़ी इमारतें बन रही हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी तबाह नहीं करवाना चाहता, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी तबाह नहीं करवाना चाहता। तो भाई आपके हाँ, अगर आपने खुद इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया तो लोगों ने जो बनाई है ये 20-20 मंजिला बिल्डिंग्स, लोगों ने जो मतलब आप कहने के 15-15 करोड़ का एक मरला लिया हुआ है, तो उन्होंने सारा को डेवलप किया, यहाँ तजारत डेवलप हो रही है। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, बानी पीटीआई के हवाले से कहा जा रहा था कि उनकी जानिब से भारत और पाकिस्तान की कशीदगी के हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन उनके ट्वीट्स तो सामने आ गए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, उसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी जानिब से भी बयानात सामने आए, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा के भी बयानात सामने आए। नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, उनकी जानिब से कोई बयान सामने नहीं आ रहा है, क्या समझते हैं क्या वजह हो सकती है? देखें, एक तो ये है कि मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब को बयान देना चाहिए, ठीक है, और स्पेशली उस वक्त जब वो उस पार्टी के कायद हैं, जो पार्टी इस वक्त हुकूमत में सो कॉल्ड जाली है, इलेजिटिमेट है, नॉन रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन वो तो अपने आप को यही कहते हैं, दुनिया नहीं कहती उनको, ये इलेक्शन कमीशन नहीं कहता, फॉर्म 45 नहीं कहता, अदालत नहीं कहती, लेकिन वो तो अपने आप कहते हैं। तो अगर वो हुकूमत कर रहे हैं तो फिर उनका बयान तो आना चाहिए। वो इररेलेवेंट आदमी तो नहीं है, वो कोई छोटा आदमी तो नहीं है ना, वो कायद है उस पार्टी का। तो जो उस पार्टी का कायद है और उसकी आज भी अहमियत जो शहबाज शरीफ से ज्यादा है, वज़ीर आज़म बैठे हुए वज़ीर आज़म ज्यादा है। और वज़ीर आज़म की बदकिस्मती ये है कि वो साथ ही वो इनकार करता है कि मैं जूतों में बैठने के काबिल हूँ और मैं मुझे इस बात पे वगैरह वगैरह, वो अपनी बेइज्जती करने का हफ्ते में एक बार उसको शौक चढ़ जाता है। लिहाजा उसने साबित किया कि नवाज शरीफ उससे ज्यादा अहम है। तो जो अहम तरीन आदमी है उस पार्टी का, उसे बयान देना चाहिए। वो बयान जिस तरह मैं बयान दे रहा हूँ कि उसकी जो भी राय है, जो भी उसकी राय है वो दे। चुप करना तो मतलब ये है कि आप तो 2 नंबरी कर रहे हैं। चुप करने का मतलब तो ये है कि आप इस बात में हिस्सेदारी नहीं है। आपकी जंग के बारे में जो राय है, लड़ना चाहते हैं नहीं लड़ना चाहते, किस तरह लड़ेंगे किस तरह नहीं लड़ेंगे, अपने अवाम को हौसला ही दे दें, आपको दिलेरी दें, ठीक है। आप को डिप्लोमेसी करें कि जिसमें जंग को अवॉइड किया जा सके। फिर उस पर जो कुछ कर रहे हैं आप वो बताएं लोगों को कि हम जंग को अवॉइड करने के लिए कर रहा हूँ, ये जंग करने के लिए कर रहा हूँ। इन केस में करनी पड़े तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इन केस ना करनी पड़े तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये बताना जरूरी था, ये कम्युनिकेट करना जरूरी है। लेकिन नवाज शरीफ जो है वो तो ऐसा है जैसे कोई बच्चा रूठ के बैठ जाता है। वो जैसे मतलब आप कहने को दरवाजे को टांगे मारता है, उस तरह मतलब यहाँ टांगे मारता है, लंदन चला गया, वहां जाके बैठ के और आज तक बयान ना आना, इसका मतलब ये है कि वो चीजों को ओन ही नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि वो इस मुल्क की आप कह रहे हैं सिटिंग, अगर वो वज़ीर आज़म नहीं है तो उस मुल्क को ओन ही नहीं कर रहा हो, ठीक है। ये बात ज्यादा अफसोसनाक बात है। तो मैं समझता हूँ कि मैं 2 बातें कर रहा हूँ। एक ये कि जो बंदे एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं वो यू कैन से कि जंग को तमाशा ना बनाए, ये कोई खिलौने वाला काम नहीं है। यहाँ जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और इसको अवॉइड करने की कोशिश करें और तजारत को, बाकी चीजों को, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें। ये अपॉर्चुनिटीज अहम होती हैं। ये $1600 इनकम वाले लोग जो हैं, ये बेचारे जो हैं, ये तो आप कह लें कि इनकी तो सांस की डोरी रोटी के हाथों बंधी हुई है, रोटी से बंधे हुए लोग हैं, ये तो रोटी के गुलाम है। मतलब जिस बंदे की मतलब आप कह लें कि $1600 की इनकम एवरेज इनकम है ना, तो आम शहरी की जो गरीब तबका है उसकी $2 पर डे से PPP से भी कम इनकम है, वो 42% है। गुर्बत की एक्सट्रीम गुर्बत की लकीर से नीचे 42% लोग हैं। वो तो रोटी के गुलाम है। 2 जमा 2 4 रोटियां, वो उनसे पूछे 2 जमा 2 कहते 4 रोटियां। जिस मुल्क में आपके 42% लोग 2 जमा 2 4 रोटियों के पीछे हैं। और दूसरी बात, मैं एक और बात करूंगा कि जिस घर में, अगर एक घर में गन हो और वहां पे आप कह ले कंप्यूटर ना हो, किताबें ना हो, बिजली ना हो और गन हो, तो वो घर अच्छा घर नहीं होता। वो जिम्मेदार घर नहीं होता, वो बाइज्जत घर नहीं होता। तो मुझे मेरे मुल्क में मुझे कंप्यूटर चाहिए, मेरे मुल्क के लोगों को बिजली चाहिए सस्ती, जो जिसे वो अफोर्ड करें। एक पंखा और एक बल्ब वाली नहीं,
बिजली चाहिए, उनको प्रॉपर हाउस चाहिए, उनको उनको साफ पानी चाहिए, उनको तालीम चाहिए, रोजगार चाहिए, और उसके साथ ही दिफा के लिए पैसे भी चाहिए, उसके साथ ही दिफा भी चाहिए, गन भी चाहिए। लेकिन गन पहली तरजीह नहीं है, ये गन पहली तरजीह नहीं है। पहली तरजीह आपकी रोटी है, पहली तरजीह आपका साफ पानी है, साफ हवा है, वो प्रायोरिटी में रखी जाए और फिर बाकी चीजों को मद्देनजर। तो मैं समझता हूँ कि हमें एक बेहतर नेशन के तौर पर सामने आना चाहिए। हमारा पहले भी अच्छा रोल प्ले नहीं किया है, ना मुशर्रफ ने यहाँ अच्छा रोल प्ले किया, ना यहाँ पे आपका अयूब खान ने अच्छा रोल प्ले किया, या यहाँ मुल्क तोड़ गया ज़ियाउल हक ने, जो मतलब आप कह लें किराए के कातिल के तौर पर हमने किराए के सिपाहियों की तरह हमने काम किया इस मुल्क में। मतलब ये बाइस लोग हैं, किराए पे गन चलाने वाला को बाइस होता है। ठीक, वो लोग हो या मुल्क हो। आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई फसादात में मुलव्वस 20 अफराद को जुर्म का एतराफ करने पर सजा सुना दी है और बामुशक्कत कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 9 मई का एक धब्बा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसी जगह पर ठहराए रखा जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ ये भी एक जिस तरह बात है ना, जंग वाली बात है, ये उसी तरह की बात है कि आपको जस्ट नॉन इश्यूज को लेके चल रहे हैं, नॉन इश्यूज को लेके चलते चलते मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये नॉन इशू है। इशू इस मुल्क में आप कह लें कि ये होता कि आप देखते कि कहाँ कहाँ क्या गलत हुआ है, वो कंक्लूड होती चीजें, और उसके बाद आप कह लें कि इस चीज को आगे चल पड़ते आप। यहाँ जमहूरियत ले आते हैं, यहाँ पे यू कैन से कि रूल ऑफ लॉ ले आते हैं, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स ले आते हैं। आप आज भी इतने एहसास कमतरी का मारे हुए हैं कि आज, और जहाँ हमारे 26वीं आईनी तरमीम अदालतें उनके होते हुए क्या आप मतलब इसको इंसाफ कहना या ना कहना, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा या क्या नहीं, लेकिन मुझे जो कुछ अदालतों में हो रहा है उससे होते हुए भी कि मैं तबसरा करने की पोजीशन में नहीं उससे, कि मुझे पहले ही पता है, मुझे आप कह लें कि पढ़ने की केस पढ़ने की, FIR पढ़ने की, उनका बयान पढ़ने की, ज़मीनी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले ही पता है कि यहाँ पे आप कह लें इंसाफ के नाम पे एक डाउट है कि ये नहीं हो रहा है इस मुल्क में, नहीं हो रहा, तो फिर बाकी आप कह लें अगर इंसाफ मशकूक हो जाए तो सारा कोई मशकूक हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 9 मई का भूत है ये उतार देना चाहिए हमें अपने आप से। ये हमारे मुल्क के, हमारी तरक्की का रास्ता खोटा कर दिया इसने। ये किसी की मदद नहीं कर रहा, ये किसी की मदद नहीं कर रहा, ये तरही को बढ़ा रहा है, प्रोलांग कर रहा है। लिहाजा इस तरही से बाहर आना चाहिए कि अवाम ने नहीं माना इसको, अवाम ने इसको नहीं माना। 8 फरवरी को जो कुछ हुआ उन्होंने फैसला दे दिया कि इतने गलत लोगों को लोगों ने वोट दे दिया। तो इसका मतलब क्या है? इतने गलत लोगों को लोग गलत नहीं समझते, जिनको हम इतना गलत कह रहे हैं, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको अवाम ने गवाही दी कि ये गलत नहीं है। ठीक है, ये कहीं कोई गलतफहमी हो सकती है, ये कोई इल्जाम तराशी हो सकती है, ये आप कह लें कोई इंतकामी कार्रवाई हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंसाफ नहीं है, ये लोग गुनाहगार नहीं है। अच्छा, सो मैं समझता हूँ कि इस तलही से हमें बाहर आना चाहिए, ये बड़ा ही जरूरी है। मुल्क की आज 3 साल हो गए, 2 साल तकरीबन हो गए, 2 साल हमने रास्ता खोटा कर लिया। उससे पहले मतलब रजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ, रजीम चेंज जिस तरह हुई, उसमें एक 6.5 की रफ्तार से तरक्की करता हुआ मुल्क, जिसमें गुर्बत नीचे जा रही थी, अब गुर्बत बढ़ गई। पाकिस्तान की तारीख में कभी गुर्बत बढ़ी नहीं है। ये उसके कम होने की रफ्तार स्लो हुई है मुख्तलिफ अदवार में, ये नहीं कभी हुआ कि गुर्बत बढ़ी हो। गुर्बत एक बार बढ़ी थी तो 73-74 में जब नेशनलाइजेशन हुई, यहाँ पे सप्लाई चेन मुतासर हो गई, लोगों को डिपो गए आटे के गुर्बत बढ़ी है। 1 करोड़ 40 लाख के करीब लोग मजीद गरीब हुए हैं। तो पाकिस्तान की तारीख में 2% इजाफा हुआ है। मतलब आप बुरी चीजों सारी का नाम लें, बुरी चीजों का नाम लें, आप आगे गए। आप अच्छी चीजों का नाम लें, आप पीछे चले गए हैं। आप ह्यूमन राइट्स की बात करें, पीछे चले गए हैं। आप इंसाफ के निजाम की बात करें, वो पीछे चले गए हैं। आप अदालतों के फ्री होने की बात करें, आप पीछे चले गए हैं। आप करप्शन की बात करें, आप आगे चले गए हैं। आप लॉलेसनेस की बात करें, आप आगे चले गए हैं। सो जो बुरा लफ्ज को याद करें, कोई बुरा लफ्ज आप याद करें, उसमें आप आगे गए हैं। कोई अच्छी चीज याद करें, उसमें आप पीछे गए हैं। सो ये आप कह लें कि मेरी बात नहीं है, ये किसी और की बात नहीं है, ये बात इंटरनेशनल अदारों की बात कर रहा हूं मैं, कि आप किसी भी इंडिकेटर को पकड़ लें, अगर वो अच्छा था तो आप उसमें पीछे गए। अच्छा इंडिकेटर है
मतलब तरक्की वाला इंडिकेटर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर लें, आप इंसाफ की बात कर लें, आप अदालतों की बात कर लें, आप कह रहे हैं कि ये जो गुर्बत के खात्मे की बात कर लें, आप बेरोजगारी की बात कर लें, जो भी अच्छी चीज है उसमें पीछे गए हैं, जो भी बुरी चीज उसमें आगे गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा यही है कि जी आप सारा दिन आप लगे हैं जी वो 9 मई मुल्क दुश्मन गद्दार ये वो, इससे करके भाई आपने ये करके तो क्या तरक्की कर ली है? या क्या तरक्की कर लेंगे आप? जब आप गुर्बत की लकीर से 1.5 करोड़ लोग एक साल में नीचे जाएंगे, एक साल में गुर्बत की लकीर से 1.5 करोड़ लोग नीचे जाएंगे, तो रियलिटी ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है। अगर किसान की गंदम 2100 रुपए की बिकेगी, जो कि आपने 3900 रुपए रेट दिया था, तो ये ग्राउंड रियलिटी ये है। ग्राउंड उसके होते हुए आप लोगों को गद्दार कह के, तो भाई लोग आपको कहना शुरू कर देंगे। लोग आपको लाल मतलब गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट किया कि 3900 रुपए रेट रखा और उसके बाद दिया नहीं, और साथ मरियम बीबी ने अपने पोस्टर लगा दिए मंडियों में कि जो बंदा 2900 से ज्यादा बेचेगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा, और लोगों पे FIR हुई। ठीक है, इसका मतलब है कि आप एक नोट छापते हैं और लोगों को कहते हैं कि ये नोट जाली है, छापे भी खुद, जब लोग ले लें पैसे दे के, अपने कोई चीज कमोडिटी दे के वो नोट ले लें, तो आप ऐलान कर दें ये नोट जाली है। तो आपने किसान के साथ ये किया है, आपने किसान के साथ ये किया, तो उसका नतीजा ये हुआ कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पिछले साल भी माइनस हुई, इस साल भी 2.5% के हिसाब से माइनस आ रही है। आपकी जो ग्रोथ है, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ वो पीछे चली गई। आपकी 34% कॉटन कम पैदा हुई, आपकी 10% मुंजी कम पैदा हुई, आपकी 10% मकई कम पैदा हुई, आपका 3% या 2% कमाद कम पैदा हुआ। फिर जो चीज आपने यहाँ माफिया की है वो महंगी हो गई, मतलब चीनी महंगी हो गई, जो चीज गरीब किसान की है वो सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया। सो आप कह लें कि बेसिकली आप जब ये कर रहे हैं और साथ आप किसी को गद्दार कह रहे हैं, किसी को आप मुल्क दुश्मन कह रहे हैं, किसी को आप जेल में पड़े हुए बंदे को तंज कर रहे हैं कि उसने बयान नहीं दिया, भाई उस तक एक्सेस ही नहीं है लोगों की, वो क्या बयान दे? फिर जब उसने बयान दे दिया तो फिर आप कह लें कि साथ जिस बंदे को आपने हुकूमत दी वो बयान नहीं दे रहा, वो बयान नहीं दे रहा, तो आप उसकी मिन्नत तरले कर रहे हैं, उसकी तारीफें कर रहे हैं, सो से कोई बंदा पूछ नहीं रहा। सो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो लॉब साइडेड कह लें या इस तरह की नाइंसाफी पर मबनी चीजें हैं, ये शायद कभी चल जाती हूँ। जब आप कहते यहाँ नवाबक थी, जंग थी, PTV था, उस वक्त चल जाती हूँ। जब मुजीबुर रहमान शामी साहब हों, 2-4 और बंदे हों, तो आप कह लें कि थोड़ा बहुत आप मैनेज कर लें। बड़े आज मेरे पास जो फोन है ये मेरा TV है, ये मेरा अखबार है। आपके पास जो है ये 15 करोड़ इस वक्त अखबार है पाकिस्तान में, 15 करोड़ TV है और 15 करोड़ यहाँ साथी है। इस मुल्क में इस वक्त 15 करोड़ साथी है। अब जो सोशल मीडिया पाएगा वो पब्लिक की रिफ्लेक्शन है, वो पब्लिक की सोच की रिफ्लेक्शन है। उस रिफ्लेक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते। इस वक्त जो बचपन में पढ़ते थे होता नहीं था कि जी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो गया है। पहले कहते थे कि अवाम की सोच, अवाम की याददाश्त कमजोर होती है, अब अवाम की याददाश्त कमजोर नहीं होती। जो आपने 5 साल पहले अच्छा कहा है तो अच्छा, बकवास की है तो वो बकवास तो सामने आ जाती है। आप जो आज करते हो उससे कंट्राडिक्टी करते हैं लोग, दोनों आपकी वीडियो सामने लगा देते हैं। भाई 5 साल पहले जो अपोजिट कहा था वो भी लगा देते हैं, आज जो कह रहे हैं वो भी लगा देते हैं। मरियम बीबी कहती है कि जनाब वो फलां अदारे को बड़े सपोर्ट करनी चाहिए, लोग उनकी पुरानी वीडियो साथ लगा देते हैं। वो क्या नाम है, राना सनाउल्लाह की भी लगा देते हैं। वो आप यू कैन से मुस्लिम लीग नून के सारे लीडरों की लगी होती है, राना सनाउल्लाह की भी लगी होती है। वो हनीफ क्या नाम है वहाँ वाला पिंडी वाला, उसकी भी लगी होती है, हनीफ अब्बासी की भी लगी होती है। सो सारे हर बंदे ने जो किया है वो सामने आया। मैं इस वक्त जो बोल रहा हूँ मैं इसके अपोजिट बोलूंगा, 5 साल बाद भी बोलूंगा, लोग सामने लगा देंगे कि मतलब 5 साल पहले आपकी सोच ये थी। ठीक है, तो मुझे मानना पड़ेगा कि हाँ उस वक्त मेरी ये सोच ये थी। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कि मैं लोगों को कल को नया ड्रामा को खड़ा कर दूं। सो मेरी जो ट्रू मेरी थिंकिंग है वो सामने आनी चाहिए। सो ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी की आ गया, दौर आ गया। कहा करते थे कि अपना क़यामत वाले दिन आपके हाथ बोलेंगे आपने क्या किया था, आपका मुंह बोलेगा, आपके पैर बोलेंगे हमने ये गुनाह। आज आपका सोशल मीडिया वहां ले आया है। जो आपने गुनाह किए हुए होते हैं वो सामने आपके आ जाते हैं उसी वक्त। जो आपने गलत बोला होता है सामने आ जाता है, जो आपने अच्छा बोला था सामने आ जाता है कि जनाब आपने 5 साल पहले ये बोला था, 3 साल बाद पहले ये बोला था, 1.5 साल पहले ये बोला था, 2.25 साल पहले ये बोला था, हर चीज सामने आ जाती है जो आपने किया था। लिहाजा आज ना आवाम की याददाश्त कमजोर है और ना आप लोगों को मिसगाइड कर सकते हैं।
ठीक है, 15 करोड़ की कुछ मैनेज आप नहीं कर सकते, कुछ मैनेज नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे, और माजिद अली भट्ट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद थे। हमने भारत के हवाले से भारत की आबी जारहियत और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की खुफिया दस्तावेजात जो हैं वो लीक आउट हुई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इंकशाफात सामने आए, जिसमें भारत जो है वो प्री प्लान तरीके से ये तमाम तरह इक़दामात करके पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना चाहता था। बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान इसको भरपूर तरीके से आवाज़ उठा रहा है और बेनकाब कर रहा है भारत का मकरूह चेहरा। और इसके साथ साथ हमने इनर पॉलिटिक्स की बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इनर पॉलिटिक्स की मौजूदा आवाम के लिए क्या किया जा रहा है उस पर भी नुक्ता नज़र जाना। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।